स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज हम लोग मूल्यांकन संबंधित कुछ और परिभाषाओं का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये आपकी परिभाषा है पहली कोठारी के अनुसार। तो कोठारी के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या कहते हैं, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो क्रमिक प्रक्रिया हमें ये बता रही है कि ये क्रम से चलने वाली प्रक्रिया, दैट मीन्स एक के बाद एक आपको मूल्यांकन भी आपकी जिंदगी में आता रहेगा। ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मतलब ये जो हमारी सारी जो शिक्षा प्रणाली होती है उससे संबंधित है। और यह शिक्षा के जो आपके लक्ष्य होते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं, उनसे भी है संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, दूसरी जो हमारी परिभाषा है वो क्या है, वो NCERT के अनुसार है। तो देखिए, हम NCERT की बुक हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो NCERT के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मतलब छात्र ने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, ये हमें पता चलता है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहां तक शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। और जो हमारे जो एजुकेशन से जो संबंधित जो हमारे पर्पस होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वो कहां तक पूर्ण किए गए हैं। ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है। तो जॉन डीवी जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में भी बोला था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके 3 बिंदु थे। ये आपका छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये उसके 3 मुख्य बिंदु थे। और जॉन डीवी ने ही ये बात भी कही है कि शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो भी एक प्रकार की त्रिमुखी प्रक्रिया ही है। ठीक है। और इसके जो 3 बिंदु हैं वो ये हैं, आपके शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। तो ये आपके 3 बिंदु है। देखिए, जो आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है, जो सबसे पहले जो आपका आता है, वो आपके शिक्षण उद्देश्य। अगर आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, उस कंटेंट को पढ़ने के आपके क्या उद्देश्य है, ये आपका सबसे पहले। ठीक है। और पढ़ने के बाद अधिगम अनुभव, यानी कि आपने उसको कितना सीखा, ये आता है। और फिर मूल्यांकन के उपकरण। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने जो भी सीखा है उसका मूल्यांकन करा जाएगा। तो मूल्यांकन करने के लिए क्या होगा, मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ चेंजेस। तो ये तीनों चीजें देखी जाएंगी। अब देखिए, जो आपके ये शिक्षण उद्देश्य हैं, अधिगम अनुभव हैं और मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, देखते हैं इसको। तो देखिए, जो आपका पहला बिंदु है शिक्षण उद्देश्य, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। तो बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं। तो देखिए, इसका क्या मतलब है कि देखिए, हम जो भी शिक्षक होने के तौर पर बालक को पढ़ा रहे हैं, वो छात्र के कितना काम आएगा और समाज में वो कितना एक अपने पॉजिटिव इफेक्ट की छाप छोड़ करके जाएगा। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। इसी हिसाब से क्या हम करते हैं, इसी हिसाब से हम पाठ्यक्रम को हम डिजाइन करते हैं कि उसमें छात्र को कितना बेनिफिट हो सकता है, छात्र के लिए किस कक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए आवश्यक है, और छात्र अपने जीवन में समाज को उस ज्ञान के बल पर कितना सहायता कर सकता है। तो ये सब बातें उसमें शामिल रहती हैं। तो देखिए, बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा में
जिन परिवर्तनों को हम करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। तो जो भी अभी हम लोगों ने कहा ये शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षा प्रक्रिया संभावित होती है। तो ध्यान रखिए इसमें ये जो आपका जो केंद्र वाला जो पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है जो कि किसने दी है, जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी ने जब इसको दिया था तो इसमें केंद्र किसको माना है, तो केंद्र शिक्षण उद्देश्य को केंद्र माना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका शिक्षण उद्देश्य है ये इसमें आपका केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसी तरीके से जॉन डीवी ने जब उसको दिया था जो शिक्षा के जो 3 मुख्य बिंदु दिए थे, तो उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तो उसमें जो केंद्र बिंदु माना गया था वो छात्र को केंद्र बिंदु माना गया था। तो उसमें जो भी शिक्षा दी जाती थी वो छात्र को केंद्र मान करके शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम शैक्षिक मूल्यांकन की जब हम प्रक्रिया की बात करेंगे तो हम शिक्षण उद्देश्यों को हम केंद्र मानेंगे। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जो हमारे अधिगम अनुभव हैं उनको देखते हैं। तो इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक विद्यालय में एक सीखने का वातावरण रहना चाहिए। भाई जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विद्यालय में अगर क्या है कि मेंसुरेशन, मान लीजिए गणित का चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ाया जाए, तो गणित का चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ाया जाए तो उसको खिलौने के रूप में, जब उसे घन पढ़ाया जाए तो खिलौने के रूप में उसे पासे के साथ खेलने को मिल जाए। और अगर मान लीजिए कि उसको अगर मान लीजिए कि पाइप को समझाना है तो हमें क्या मिल जाए, उसके लिए जो सिलेंडर होता है तो पाइप जैसा कुछ देखने को मिल जाए। तो ये सब क्या होता है, ये सब माहौल उत्पन्न करता है। और ये तो मैंने थोड़ा बड़े बच्चों की बात कर दी जो मतलब जो 6, 7, 8 के उसमें चले जाते हैं। और जो जब छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए गाय के बारे में पढ़ाया जाए, तो गाय जो है उसके सामने खिलौने के रूप में उपस्थित हो, या उसको पढ़ाते समय अगर मान लीजिए बाहर अगर दिख जाती है, तो ये क्या करता है कि ये सब चीजें एक इंटरेस्ट डेवलप करती है। मतलब क्या होनी चाहिए, अधिगम उत्पन्न करने के लिए जो क्लास होनी चाहिए एक इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए, तभी बच्चा क्या करेगा कि उसमें रुचि ले पाएगा और कायदे में उसको पढ़ पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जब शिक्षण प्रक्रिया बोरिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो मतलब ऐसे ही चलती रहेगी, ऊपर से चलती रहेगी। उसमें क्या करेंगे कि जो शिक्षक हैं वो पढ़ा के निकल जाएंगे, और छात्र जब तक शिक्षक की बातों को ठीक से सुन रहा होगा तब तक तो उसके दिमाग में रहेगा, फिर कुछ दिन बाद वो उसको भूल जाएगा। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए कि वातावरण एक उपलब्ध किया जाएगा, तो जो भी शिक्षक छात्र को ज्ञान देंगे तो छात्र उनको कंठस्थ करके अपने पास लंबे समय तक उसको रख पाएंगे। तो देखिए, ठीक है, अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो आपके अनुभव होते हैं ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त होने का संकेत देते हैं। तो दैट मीन्स कोई भी छात्र अगर किसी टीचर से अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका शिक्षा ग्रहण करने के पहले जो व्यवहार था और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो व्यवहार होता है
उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन होता है यही कहलाता है व्यवहार में परिवर्तन होना। तो ये व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन जो होता है ये सकारात्मक परिवर्तन होता है, ये सकारात्मक परिवर्तन होता है और व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा शिक्षण प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। तो जब छात्र के व्यवहार में पहले की अपेक्षा बाद में जब परिवर्तन होता है तो उससे शिक्षण प्राप्ति के संबंध में उसमें पता चलता है हमको। अब देखिए ये जो हमारे सामने ये जो पिक्चर है ये हमको क्या शो कर रही है, मैं बताता हूं इसमें। देखिए ये जो पर्सन है, ठीक है, ये टीचर है इसमें, और ये जो पर्सन है ये छात्र है, ठीक है, ये छात्र है, स्टूडेंट है। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये जो टीचर है ये अपनी तरफ से इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे, और जो भी इनपुट ये शिक्षक के तौर पे देंगे क्या करेंगे, क्या होगा, छात्र उसको ग्रहण करेगा, ठीक है, छात्र की मेमोरी में जाएगा, ये मेमोरी में जाएगा, स्मृति में जाएगा। अब जब ये लॉन्ग टाइम में जब छात्र की मेमोरी में जब ये जो भी ज्ञान टीचर दे रहे हैं जब ये लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी छात्र की मेमोरी में स्थायी रूप से संचित हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि छात्र के ही थ्रू हमको आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। और आउटपुट जब दिखाई देगा तो आउटपुट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सकारात्मक परिवर्तन के तौर पर होना चाहिए। अब देखिए ये जो छात्र है हमारे सामने, अब ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जो छात्र है ये अब बड़ा हो चुका है। अब ये क्या सोचता है, इसने जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसके बाद ये क्या सोचता है, ये समाज के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है, अगर मान लीजिए किसी से उधार लेता है, पैसे का लेन देन रखता है, पैसे का लेन देन का सही हिसाब रखता है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है, कभी किसी के साथ छल नहीं करता है, तो ये सब जब आता है तो ये किसके तौर पे दिखाई देता है, ये सब आपको दिखाई देता है सकारात्मक परिवर्तन के तौर पे आपको दिखाई देता है। ये जो आपका होता है, जो भी आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं ये कैसे होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन के तौर पे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अब इसी पिक्चर में आप देखिए कि ये अगर जो शिक्षक है ये छात्र को शिक्षा दे रहा है, छात्र उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो ग्रहण करने के बाद जब उसे स्थायी रूप से ये संचित कर रहा है अपने अंदर की शिक्षा, तो उसके बाद जब बड़ा हो गया है तो क्या है कि इसके पास ज्ञान तो आ रहा है, ज्ञान है इसके पास, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये जो छात्र बड़ा हो चुका है ये उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। मतलब दूसरों के बारे में गंदा सोचना, किसी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी की पिक्चर पे गंदे कमेंट करना, किसी पे भद्दे कमेंट करना, बेईमानी करना, ये सब जब छात्र में परिवर्तन होते हैं तो ये जो बच्चों परिवर्तन होते हैं छात्रों के अंदर, ये जो परिवर्तन होते हैं ये नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो नकारात्मक जब परिवर्तन छात्र के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारी जो शिक्षा नीति होती है, जो हमारे पढ़ाने का जो तौर तरीका होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छूट जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो छात्र जो बड़ा होकर के बनता है वो एक गलत व्यक्ति बन जाता है। अब देखिए भाई, अब आपको बात अगर की जाए तो जो हमारे जो देश के जो नेता हैं, जो करप्शन करते हैं और भी मतलब बहुत सारी सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, अब उनके कुछ कुकृत्य ऐसे होते हैं कि वो उनको मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टॉपिक के बियॉन्ड चले जाएंगे। मतलब जो भी वो कर रहे हैं वो गलत एक्टिविटीज में शामिल होकर के कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे जो देश के जो नेता हैं वो भी कभी ना कभी तो किसी के तो स्टूडेंट रहे होंगे, किसी के तो छात्र रहे होंगे। तो जब उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण किया होगा तो जो शिक्षक ने जो उनको ज्ञान दिया होगा,
हो सकता है शिक्षक, हो सकता है कि शिक्षक ऐसा ना चाहता हो कि मेरा पढ़ा हुआ छात्र जो है गलत एक्टिविटीज में शामिल हो, एक गलत आदमी बन जाए, ऐसा ना चाहता हो। लेकिन मेरा ये कहना जरूर रहेगा कि उसमें शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से वो जो छात्र था वो पहले बड़ा हुआ और नेता बना, और नेता बनने के बाद उसने करप्शन वगैरह चालू कर दिया। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये पिक्चर आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो आपके सामने जो परिभाषा है सो इसको लिखना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो हम लोग शिक्षा की प्रक्रिया पढ़ेंगे वो हम लोग डॉक्टर पटेल के अनुसार पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग डॉक्टर पटेल के अनुसार पढ़ेंगे। तो देखिए शैक्षिक मूल्यांकन जो है एक चतुर्मुखी प्रक्रिया, एक चतुर्मुखी प्रक्रिया होने का मतलब ये है कि इसमें 4 मुख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। वो 4 मुख्य बिंदु क्या है? ये आपका पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, तीसरा है आपका मूल्यांकन पद्धति, ये आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता है, और चौथा आपका होता है लर्निंग एक्टिविटीज, जिसमें आप क्या करते हैं, लर्निंग के लिए जो आप जिन एक्टिविटीज को आप फॉलो करते हैं। तो देखिए इसमें आपके लिए ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए जो जॉन डीवी है उनके अनुसार 3 मुख्य बिंदु थे, और जो डॉक्टर पटेल है उनके अनुसार 4 मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ऑल राइट, फेयर एनफ। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन की विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं। तो मूल्यांकन गुणात्मक होता है, क्योंकि देखिए जो आपका मापन की जो प्रक्रिया होती है उसमें तो अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन यहां पर मूल्य प्रदान किया जाता है, गुण में वृद्धि होती है। तो ये आपका गुणात्मक होता है, क्योंकि मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में उस वस्तु के गुण दोषों सभी की विवेचना की जाती है, मतलब गुण दोषों सभी को परिभाषित किया जाता है उसमें। और देखिए जो आपका मूल्यांकन होता है वो आपका प्रेरणात्मक होता है, मतलब मूल्यांकन जो होता है उससे क्या होती है, प्रेरणा, किसी चीज की, किसी कार्य को अच्छे से करने की उसमें हमको प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणात्मक भी होता है मूल्यांकन, क्योंकि यह बच्चों को आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। और मूल्यांकन निदानात्मक होता है, मूल्यांकन निदानात्मक इसलिए होता है क्योंकि जो भी छात्र को जो समस्या होती है उसका निदान हो जाता है, इसलिए मूल्यांकन आपका निदानात्मक भी होता है। क्योंकि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की कमियों का पता लगाना है, इसमें बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन उपचारात्मक होता है, क्योंकि बच्चों की कमियों को मूल्यांकन के माध्यम से ही दूर किया जाता है। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये 2 पॉइंट आपके बचे हुए हैं। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए सामाजिक प्रक्रिया तो है ही, क्योंकि जो भी व्यक्ति सीखता है और उसकी एक अच्छी छाप जब समाज के ऊपर छोड़ता है तो वो किस कारण से छोड़ पाता है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए ही वो अपनी एक अच्छी छाप छोड़ पाता है समाज के ऊपर। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मान पाता है। जब व्यक्ति अच्छा करता है तभी उसको सम्मान मिलता है। अगर मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति मूल्यांकन में अगर खराब करता है तो फिर वो सम्मान नहीं पाता है। तो अच्छे कार्यों के ही लिए व्यक्ति सम्मान पाता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा है, मूल्यांकन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो मूल्यांकन के थ्रू व्यक्ति के अंदर विकास तो होता है। सो okay, so all right, fair enough. God bless you all. This is the end of class.